अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, आज की कुछ मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, हम तो अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब भी अच्छे हों, लेकिन जो फिगर्स हम तक पहुँच रहे हैं वो हमें परेशान कर देते हैं। क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में एक्चुअली ऑलमोस्ट 4,757 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और 78 लोग यानी 78 पीपल हैव पास्ड अवे ड्यू टू कोविड तो जा बहक हुए हैं। और ये नंबर्स जो हैं ये थोड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं। सुबह हम एक छोटी सी कंपैरिजन कर रहे थे फर्स्ट वेव ऑफ कोविड का जो पाकिस्तान में हुआ और अभी जो थर्ड वेव चल रही है, तो सिंध के नंबर्स अगर आप फर्स्ट से कंपेयर करें ना तो वी आर स्लाइटली इन अ बेटर पोजीशन इन सिंध हेयर, क्योंकि पहली वेव में नंबर्स वर डॉन्टिंग, फिगर्स वर डॉन्टिंग और अब लगता है कुछ बेहतरी आ गई है। लेकिन अब बाकी पंजाब का हाल देखें, डेफिनेटली थर्ड इज द वर्स्ट और पॉजिटिविटी रेट जिस तरह अब्दुल्ला बता रहे हैं 10.8 है। सिर्फ अगर पेशावर की बात करें जो कि हम थोड़े से हैरान हो गए हैं क्योंकि दिस इज अलार्मिंग। मतलब एक तो होती है ना कि आपको एक शक होता है कि इस तरफ ये नंबर्स फिगर्स जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक बात है। अलार्मिंग फिगर्स जो है पेशावर से आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट इज 24%। पेशावर में ऐसा लग रहा है, वो लगता है ना कि अलार्मिंग, अब वो अलार्मिंग से आगे चली गई है बात और पेशावर में ऐसा लग रहा है कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। जिस तरह लाहौर में अब सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं बहुत सी चीज़ों पे, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह, तकरीबात वगैरह, सब कुछ बंद है। पेशावर में आए वंडर के ऐसे सख्त इक़दाम क्या ओवरऑल शहर में नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं, या अभी तक वो इक्का दुक्का और चंद जगहों को चुनकर स्मार्ट लॉकडाउन पर ही इंहिसार किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त भी मुल्क में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट पेशावर में नोट किया जा रहा है, फिर सवात, फिर मुजफ्फराबाद। सवात इज नॉट डूइंग वेल आइदर एक्चुअली। सवात से भी काफ़ी खबरें जो हैं वो खतरनाक किस्म की आ रही हैं और आपको पता है कि कितना टूरिस्ट जो है वो सवात और उन जगहों पे गया है, तो आई गेस उनके नंबर्स उस तरह बहुत हाई हो गए हैं। सो अगर हम ऑक्सीजन बेड्स की ऑक्यूपेंसी की बात करें ना तो इस वक्त गुजरावाला में 85% ऑक्यूपाइड हैं, सवात में 84%, पेशावर में 82%, गुजरात में 74%। सो बहुत ही कम गुंजाइश अब बाकी रह गई है। अब मामला लिटरली हम सब के अपने हाथों में है। बहुत सारे मुल्क जहां पर वैक्सीन धड़ाधड़ लग रही है उनको भी एक्चुअली कोविड की तीसरी वेव का सामना है और वहां पर भी अब लॉकडाउन की सी सूरत हाल बन रही है। मैं आई वाज स्पीकिंग टू माय सिस्टर यस्टरडे इन कतर और उनके यहाँ तो काफ़ी तेज़ी से बड़े अरसे से वैक्सीन लग रही है, लेकिन वहाँ भी दोबारा से पाबंदियाँ फिर नाफिज की जा रही हैं क्योंकि एकदम हुआ ये, चूंकि लोगों को धड़ाधड़ वैक्सीन लगना शुरू हुई, लोगों ने ये समझा कि अब वो पाबंदियों से आज़ाद हैं और मास्क उतारे और ये सब कुछ हुआ और फिर फैल गया। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अब 100% आप सेफ हो गए और आपको नहीं होगा कोविड। वैक्सीनेशन का जैसे किसी भी चीज़ की वैक्सीनेशन होती है उसका मतलब ये है कि उसकी जो सिवेरिटी है, जो नौयत है, जो एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है वो आपको खुदा ना खास्ता नहीं होगी और जो भी आपको सिम्टम्स होंगे कोविड के या जो आपको हुआ तो वो बड़े माइल्ड रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको माइल्ड करने के लिए और एक्सट्रीम पे ना चीज़ पहुंचे, हैंस वैक्सीनेशन। और बाय द वे एक और जगह के कनाडा की आप बात कर रहे थे अभी तक शुरू नहीं हुई है, वहाँ तो वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुई, तो लिहाजा हम अपने आप को रोते हैं कि यहाँ बड़ा सुस्त रफ्तार से चीज़ें चल रही हैं। देयर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ अभी भी काम होना है। अच्छा जी, 1166 पे 50 साल से जितने भी ज़ायद उम्र के अफराद हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। शुरू हो चुका है वो सिलसिला, हम शुरू करते हैं विद दिस। बाय द वे ये कल से शुरू हो चुका है, तो ये अब आप 50 के लिए हम बताएं। नहीं एक्चुअली मैं इनिशियली तुम्हें पहचाना नहीं कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, फिर वो उधर क्यों देख रहे थे? वो एक नए अवतार में आजकल आ रहे हैं। आज जब से आपको पता है ना कि हमने इनकी मूंछों की बात की थी कि एक बड़ी नई लुक के साथ आए हैं, तो उस लुक के साथ और भी 2-4 चीज़ें हैं, तो एक नया अवतार था। लेकिन आवाज़ माशाल्लाह बिल्कुल वही है, थ्रो बिल्कुल वही है, तो लिहाजा यू कैन टोटली एंजॉय और अगर देख लें तो फिर एक नया रूप भी आपको नज़र आ जाता है। अच्छा जी, अभी हम आगे, हाँ कन्विंस हो गए, कोशिश हो रही है मेरी अंदर से अभी जिद्दोजहद जारी है। लेकिन अभी जो है मैं आपको बताना ये चाहते हैं हम कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का मामला वैसे तो हौसला अफजा नहीं रहा है और अवाम वैक्सीन के इंतज़ार में है, लेकिन वैक्सीनेशन और दस्तयाब नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का हाल ये है कि वो आवाम से दुगनी तिगनी कीमत वसूल करना चाहती हैं, इसीलिए बताया यह गया है कि जो वैक्सीन आई हुई है वो पोर्ट पर पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि कीमतों का मामला तय नहीं हो पा रहा है इसलिए तो लिहाजा ये मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ। जिस तरह आप बता रहे हैं हुकूमत अब तक सिर्फ एहतियात की शक्ल में वैक्सीन हासिल कर रही थी, लेकिन चीन से खरीदी गई 10,60,000 वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई है और ये एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। सिंध ने वफाक से वैक्सीन की कम खुराकें मिलने का शिकवा किया था। अब अच्छी बात यह है कि वफाक ने सिंध हुकूमत को बराह रास्त डायरेक्टली चीन से वैक्सीन खरीदने की इजाज़त भी दे दी है और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि सिंध हुकूमत ने वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं।
कैंसिनो भी जो है 60,000 डोजेस पाकिस्तान को मिले हैं, उसमें से 8,000 से लेकर 10,000 के करीब डोजेस सिंध को कैंसिनो के मिलेंगे जो सिंगल डोज वैक्सीन है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो है कैंसिनो अभी शायद अवेलेबल है मार्केट में। हमने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाज़त दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली। मैं ज़रा कीमत पे आज़िन जो फंड्स मुख्तस किए गए हैं उसमें मुझे ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात थे। 50 करोड़ का तो कराची की अच्छी कमर्शियल जगह पे एक प्लॉट होता है और इतने बड़े सूबे के लिए कम नहीं है कुछ पैसे मुख्तस करना। खैर, सिंध हुकूमत का कोरोना वैक्सीन खरीदना अच्छा फैसला है जिसका फ़ायदा यकीनन अवाम को होगा और वैक्सीन के लिए वफाक पर पड़ने वाले दबाव में भी सर्टनली कमी आएगी। सियासी और इंतज़ामी मसाइल से बचने के लिए वफाक और सिंध बाकायदा कोई फ्रेमवर्क तय कर लें तो बेहतर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब, उनसे ज़रा बात करने के प्लान क्या है। सुमरो साहब, सिंध हुकूमत ने बिल आखिर ऐलान कर ही दिया है कि खुद कोरोना वैक्सीन मंगवा रही है। वेरी गुड। वैक्सीन कितनी तादाद में आ रही है ये आपसे पूछना चाहते हैं और इसके लिए मुख्तस रकम कहाँ से आएगी और सबसे अहम ये कि ये वैक्सीन कब से शहरियों को दस्तयाब होगी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारी मैडम मिनिस्टर साहब ने NCOC के प्लेटफॉर्म से उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अलाउ करें कि हम अपने बजट से जितना हमारे पास एलोकेशन है हम उसमें जो है वैक्सीन एक्वायर करें। तो उस वक्त हमें वर्बली तो कहा गया, लेकिन उस वर्बली एश्योरेंस पे बेसिस पर जब हमने उस वक्त भी मुख्तलिफ़ कंपनी से बात की थी तो उनका भी रिस्पॉन्स ये था कि हम स्टेट टू स्टेट जो है वो ये डील्स करते हैं। तो उस वक्त हमें वो परमिशन नहीं मिली। अभी हमें उन्होंने कहा है हमने अपने रिसोर्सेज में से जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं उसमें से हमने एक सर्टन अमाउंट एलोकेट किया विच इज़ 500 मिलियन। हम उसमें जो है वो वैक्सीन के लिए जो चाइनीज़ वैक्सीन है हम उसको अप्रोच कर रहे हैं। तो हम ये कोशिश हम समझते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी पॉसिबल होगा कि हम वो वैक्सीन एक्वायर कर लेंगे। और चूँकि ये वफाक का इसमें अमल दखल इस तरह से भी होता है कि ड्रैप जो है वो उसकी कीमतें जो है वो सीलिंग उनके पास होती है। तो जब उन्होंने जो सीलिंग हमें दी है तो उसमें हमने जो है वो इस 500 मिलियन का फर्स्ट दिया है। इंशाल्लाह हम अपने सिंध के लोगों के लिए जितनी वैक्सीन की ज़रूरत होगी हम हमारे रिसोर्सेज में जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं हम उतना बिल्कुल अपने लोगों के लिए हिफाजत के लिए सारे इक़दाम उठाएंगे। चलिए जी, 500 मिलियन का आपका कहना है कि पहली इसकी मंजूरी दी गई, बाद में जितनी ज़रूरत होगी वो आ जाएगी। अब सिंध ने अपने तौर पर वैक्सीनेशन मंगवाने का ऐलान तो कर दिया सुमरो साहब, लेकिन ये भी सबको पता है कि ये सिर्फ इंतज़ामी नहीं एक सियासी मामला भी है और माशाल्लाह वफाक और सिंध की जो सियासी रिफ्ट है वो सबसे किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि इस एक खेप के बाद वफाक की जानिब से सिंध पर पूरी आबादी के लिए वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करने का दबाव आया तो क्या करेंगे? कोई प्लान भी है आपके पास? देखें, वफाक सिंध जो है वो वफाक का हिस्सा है और हम सिंध वफाक की पाकिस्तान बनाने वाला सूबा है। तो हम ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते कि किस किस्म का कोई इस पे भी कोई जो है वो सियासत होगी। लेकिन अगर इस तरह से बाद में जब आगे जाके कहा गया कि सिंध जो है वो अपना काम खुद करे, तो हमने सेहत के मामले में सिंध ने हमेशा लीड किया है। NICVD का मैटर हो, NICH में हो या जो स्पेशलाइज्ड जितनी हेल्थ केयर की जितनी फील्ड्स हैं, सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा उसमें जो है वो लीड ली है। और यहाँ पे भी इंशाअल्लाह अज़ीम सिंध गवर्नमेंट अपने लोगों की हिफाजत, अपने लोगों की सेहत का पूरा ख्याल रखेगी। उसके लिए हमें कहीं से भी बजट डाइवर्ट करना पड़े तो वी विल डू दैट और हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा सुमरो साहब, वैक्सीनेशन वाला मामला तो हैंडल हो रहा है विच इज़ वेरी गुड, लेकिन फौरी अहम चीज़ ये भी है कि मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर ऑब्वियसली बड़ी तेज़ है। आपको पता है कि सिंध में अभी तक तो ऐसे हालात नहीं, लेकिन ख़तरा तो मौजूद है। तो अगर पंजाब जैसे हालात सिंध में पैदा हुए तो इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, क्या प्लानिंग हुई है? इस वक्त सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े शहर भी महफूज हैं और हमारी जो रूरल आबादियाँ हैं वो भी महफूज हैं। लेकिन हम ये समझते हैं
कि ये ख़तरा, आपने बजा फरमाया कि ख़तरा है और हमें उस पर पूरी हमारी नज़र है। हमने अपनी रेलवे से जो भी इंटर प्रोविंशियल जितनी हमारी जो इंगेजमेंट्स हैं उसको भी पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम अपने टेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पर विजिलेंट होके हम उन लोगों की जो है वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में वो जा रहे हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम इस पे अलर्ट इशू कर रहे हैं कि आप इनको प्रॉपरली चेक कीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो शख्स हैं वो उधर आए और वो अगर खुदा न खास्ता अगर इन्फेक्टेड है तो वो इस तरह से स्प्रेड में ना चला जाए। तो वी आर विजिलेंट। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। हमारी तमाम जो है जितना फ्रंट लाइन हमारे हेल्थ जी फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवीजन हेड क्वार्टर्स, हमारा टर्शरी केयर, वो तमाम विजिलेंट हैं। जनाब थैंक यू कासिम सुमरो साहब। आई वंडर, आपने तो कह दिया है कि विजिलेंट आप लोग हैं, ज़रा कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह इंटर प्रोविंशियल अगर ट्रांसपोर्ट का हाल देखें तो जहाज़ों की सूरत हाल में पता लग जाता है। मतलब है कि ज़ाहिर है जब तक पाबंदी थी अभी वैसे कुछ सोचना चाहिए, पर्टिकुलरली वहाँ से आने वाले लोगों के बारे में ज़रूर एक दफ़ा एटलीस्ट थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर तो चेक कर लिया जाए। जो अजला पाकिस्तान के ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं वहाँ से अगर लोग कराची या सिंध के दीगर या बलोचिस्तान या कहीं और जा रहे हैं। आप वापस आई थी कराची, आपका किसी ने टेम्परेचर चेक किया था? नहीं किया था, अभी तो आई थी आप 2 हफ्ते पहले। नहीं, जस्ट ओनली व्हेन यू गेट इनटू द एयरपोर्ट वहाँ से तो बस दैट वाज वन टाइम। वो तो एक अब रूटीन सी चीज़ हो गई है। ओके, गुड पॉइंट देन इन दैट केस। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में वैक्सीन आ चुकी है और मज़ीद भी आ रही है। आपकी नज़र में पाकिस्तान की कितनी आबादी को वैक्सीन लग जाए तो हम मजमूई तौर पर कोरोना से महफूज मुल्क बन सकते हैं? तो ये थोड़ी सी असेसमेंट आप अपनी दें। देखिए, हमारी तकरीबन कोई 70% पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेट हो जाए, जो फिर हम कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और जो जिस तरीके से स्पीड चल रही है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन के इश्यूज चल रहे हैं दुनिया भर में, उसमें कम से कम साल लग जाएगा। 70% is a 70% में तो मेरा ख्याल है कि बहुत साल लग सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक मसला ये भी सामने आ रहा है कि आम लोग वैक्सीन लगवाने में ऐसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, कोई इसको सही नहीं समझ रहा, अहमियत भी नहीं दे रहे हैं। आप बताएंगे कि कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना ताकि वो लोग जिनके बारे में जिनके जहन में कोई इब्हाम है, हम ज़रा कोशिश करके इस प्लेटफॉर्म से क्लैरिफाई कर लें। देखिए, वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर जो है ना प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं है, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे मुल्क के लिए है। क्योंकि जब तक भी कोई भी मरीज़ रहेगा तो ये वबा ख़त्म नहीं होगी। और इसके लिए हम सबको समझना चाहिए कि इसको लगाना ज़रूरी है और मीडिया को भी इसके ऊपर प्रोपेगेट करना चाहिए। हमारे जो रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने लगवाया भी है और उनको भी करना चाहिए, और जिसको मौका लगे वो अपना हिस्सा डाले इसके अंदर, इसकी आगाही फैलाने में बहुत जोर देना चाहिए हम। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिसकी क्लैरिटी आप दे सकते हैं, चूँकि अब वैक्सीनेशन की जिन सर्कल्स में बात हो रही है तो वहाँ ये भी कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन एक डोज वाली वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है या 2 डोज वाली वैक्सीन बेहतर है, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये भी बता दें। देखिए, वैक्सीन्स दोनों बेहतर हैं। बेहतरी की बस सिर्फ लॉजिस्टिकली एक जो सिंगल डोज वाली होती है तो वो एक आदमी को एक दफ़ा लग गई और आदमी को दोबारा नहीं जाना पड़ता। वो एक इसमें सारा फ़र्क है कि एक ही दफ़ा एक इंजेक्शन, कुछ लोग होते हैं कि इंजेक्शन से खौफज़दा होते हैं तो कोई कहते हैं एक ही दफ़ा लग जाए तो जान छूटे। तो दोनों की एफिकेसी बेहतर है दोनों। और मेरा तो कहना ये होता है कि जी आप इंतज़ार ना करें, फर्स्ट जो पहले आ गई जो अवेलेबिलिटी है उसको लगवा लें, खुदारा अपनी प्रोटेक्शन को कर लें ताकि फिर हम जल्द अब पूरी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होनी चाहिए इसके। सो दे आर द सेम। ऑब्वियसली कन्वीनियंस है कि एक जब आपने डोज लगवाना हो तो सिर्फ एक के लिए जाना है एंड देन यू आर डन, दैट्स अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी। अच्छा जी, थोड़ा सा एक पैगाम उन लोगों के लिए भी जो आउट ऑफ टर्न वैक्सीन लगा रहे हैं, डोंट,
मतलब थोड़ी सी शर्मनाक सी बात है। बाकी भी तो पूरी दुनिया वेट कर ही रही है ना, पूरा मुल्क वेट कर रहा है। तो आप क्या चीज़ है कि आप आउट ऑफ टर्न लगा रहे हैं और उसके बाद फ़ोटो लेके उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं वो एक मुहावरा होता है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो वाली सिचुएशन चल रही है। डोंट डू दैट। बहुत से लोगों को मौके, हमारे यहाँ लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि मौके मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को ऑफिस भी आई होंगी कि जनाब लगा देते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपका ज़मीर कैसे मुतमईन हो गया, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी और वो इंतहाई वल्नरेबल हैं, उनकी इम्यूनिटी के इशूज़ हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, आप उनके हिस्से की वैक्सीन लगवा रहे हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप ये सोच लेना कि किसी इंतहाई ज़रूरतमंद का हिस्सा मार के, उसका हक मार के आपको वैक्सीन लग रही है, तो मेरा ख्याल है कि आप नहीं लगवाएंगे। और शायद इंडिविजुअली आप सोचेंगे तो आपको लग गई बिकॉज यू आर प्रिविलेज्ड एंड एवरीथिंग व्हिच इज़ ओके, यू कैन जस्टिफाई इट टू योरसेल्फ एज वेल। लेकिन जब हम तालीम और तरबियत की जब बात कर रहे होते हैं तो ये तरबियत वाली बात आ जाती है। यही वो लोग हैं जो बचपन में बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, जिस तरह हमने कल परसों वो वीडियो भी देखी, फिर उसकी जस्टिफिकेशन यही दी जा रही है कि जी हमारे अपने लैंड्स हैं, हमारी अपनी ज़मीनें, हम कुछ भी करें। ये अपनी अपनी करके ना फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और फिर जब आपको कोई पोजीशन ऑफ पावर दी जाती है तो तरबियत तो वही हुई होती है ना, तो आगे भी यही जैसे कि वैसे कल हम रह गया था ये अमीन गंडापुर साहब का बच्चे की वीडियो, गाड़ी चलाने की वीडियो पे जो रिस्पांस आया, आई वंडर कि कल वही साहब, जब मैंने इमरान खान साहब की मीटिंग चल रही थी काबीना की, क्लोज उनके लोग बैठे होते हैं और वो उसी सर्कल में बैठे हुए थे, इमरान खान साहब पे मुझे ज़रा ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि ये लोग इन्होंने यहाँ बिठा के इनसे मशवरे ले रहे हैं, हमारी कौम के अहम फैसले ये लोग कर रहे हैं जो कहते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरी ज़मीनें, मैं गाड़ी चलवाऊंगा इससे। I'm sorry, मुझे हंसी आ रही है। I cannot imagine कि ये आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं। Anyway. आज का बच्चा कल का मुस्तकबिल होता है, इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देकर इस काबिल बनाना चाहिए कि आने वाले दिन में कौम और मुल्क के मुस्तकबिल को संवारें, उनकी बागडोर संभाल सकें। और जी आज हम आपको अपने नाजरीन को बल्कि माजी में खींची गई एक ऐसी ही बच्चे की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअली बड़ी वायरल हुई है इस वक्त। और ये लें जी, क्रिकेट लेजेंड इमरान खान तो आपको नज़र आ ही गया है, लेकिन वो जो सर्कल है जिस बच्चे पे वो कौन है? वो हमारे करंटली सिटिंग और न्यूली अपॉइंटेड रादर फाइनेंस मिनिस्टर हैं जी, हमाद अजहर साहब की ये तस्वीर। जनाब अब वजारत खजाना का चांद संभालने वाले हमाद अजहर साहब की ये तस्वीर है। इनके वालिद मियाँ अजहर साहब भी एक नामवर पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये तस्वीर शेयर कराई गई है, विच इज़ रादर क्यूट एक्चुअली। और मतलब है कि इमरान खान ने तो कभी गौर भी नहीं किया होगा कि ये बच्चा जो लेफ्ट में बैठा हुआ है, ये किसी दिन ये वज़ीर आज़म बनेंगे और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालेगा ये बच्चा बैठा हुआ। खान साहब के ऑब्वियसली खान साहब तो लेजेंड है, एक कब से यू नो इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो शुरू हुई हुई है, तो बड़े बच्चे हैं जो अब बड़े बड़े हो गए हैं, उनकी तस्वीरें हैं खान साहब के साथ, तो एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग और द अदर। बट ये इन्हीं की कैबिनेट में होना हमाद अजहर का, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, टॉकिंग ऑफ हमाद अजहर, तो आपको बताएं कि हमाद अजहर ने वज़ीर ख़जाना का इजाफी चार्ज संभाल लिया है, लेकिन हफीज़ शेख की काबीना से अचानक छुट्टी पर अब भी बहस हो रही है और हुकूमत ने हफीज़ शेख की बरतरफी की वजह महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी करार दिया है। हालांकि पहले कभी उन्होंने ऐसी कोई चीज़ जिक्र नहीं की, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख से वजारत छोड़ने का मुतालबा किया था, लेकिन वज़ीर आज़म ने उस वक्त उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की थी। आप लोगों को ये बात याद होगी। अब हफीज़ शेख बरतरफ हो गए हैं तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इसे PDM की कामयाबी करार दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो शायद PDM में शामिल दीगर जमातों खुसूसन नून लीग को पैगाम देना चाहते हैं कि ये सारी कामयाबी पीपल्स पार्टी की पार्लियामान में रहकर सियासत करने की मंतक का नतीजा है। और जी हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून और तर्जमान मरियम नवाज़, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि हफीज़ शेख की बरतरफी पर बिलावल भुट्टो समझते हैं कि ये PDM की कामयाबी है, पार्लियामेंट के अंदर रहकर हुकूमत से की गई जंग की विक्ट्री है, बेसिकली ये उनका कहना है। तो मुस्लिम लीग नून इत्तफाक करेगी इस बात से? देखिए, इसमें जो हफीज़ शेख का जाना है
इसमें बहुत सी चीज़ों की वजह से कामयाबी हासिल हुई है। पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया हफीज़ शेख की पॉलिसीज़ को, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर भी भरपूर अंदाज में मैंने खुद, मेरा ख्याल है, जितना कैंपेन की थी हफीज़ शेख के अगेंस्ट, तो मैं तो पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि फ़ाइनली वो कामयाब हो गई कि एक शख्स ज़ाहिर माशी पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान को जहाँ जिस नहज पर पाकिस्तान है, और ख़ुद शिबली फराज साहब ने जो हुकूमत के तर्जमान भी हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि महंगाई की वजह से हफीज़ शेख साहब को निकाला गया। तो मेरा ख्याल है वो उनका जाना तो था ही, कब जाना था ये सिर्फ बात रह गई थी। अच्छा ज़ुबैर साहब, हफीज़ शेख साहब को बज़ाहिर तो महंगाई के इशू पर निकाला गया, एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज साहब ने यही कहा। आप भी इन उमूर को समझते हैं, तो क्या हफीज़ शेख साहब की वजह से ही आपको लग रहा है कि जो मौजूदा महंगाई का तूफ़ान है ये था, या दीगर इल्ज़ामात या स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी और दीगर जो ऑर्डिनेंस वाले मामलात हैं, जो इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, उनमें भी कुछ सदाकत है? हफीज़ शेख जब से आए थे, ये उस वक़्त से महंगाई शुरू नहीं हुई थी। जब से पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 अगस्त में, उस दिन से महंगाई बढ़ती चली गई है। सो हफीज़ शेख बिल्कुल ज़िम्मेदार थे, लेकिन हफीज़ शेख के जाने से मेरा नहीं ख्याल है कि महंगाई कम हो जाएगी। और पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी फतह हमारी है ही है कि हुकूमत ने खुद एक्नॉलेज किया। पहले हमारे से बैठ के बहस करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे कि जी महंगाई है ही नहीं। हालांकि दुनिया में एक निज़ाम आज से 75 साल पहले आ गया था जिसको आप मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त जो है वो खित्ते में, जिसमें हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान डबल से ज़्यादा है। क्या वजह है? क्यों? क्योंकि यहाँ स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स लीड करते हैं महंगाई। चीनी अगर गायब होगी मार्केट से, चीनी अगर आप सही टाइम पर इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप गंदम सही टाइम पर इंपोर्ट नहीं करेंगे, या उसकी पैदावार कम होगी, अच्छा शॉर्टेजेस होंगी। जी ज़ुबैर साहब, वी गेट द पॉइंट। ये बताइएगा कि ऑपोजिशन के लोगों की एक बड़ी तनकीद ये भी रही थी कि हफीज़ शेख का तो पाकिस्तान में स्टेक ही नहीं है, तो IMF के नुमाइंदे हैं जी, यहाँ से फारग होकर वापस चले जाएंगे, ये कहा जा रहा था। तो अब तो एक अवामी नुमाइंदे जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बने हैं, हमाद अजहर की तकर्रुरी को खुश आइंद कहेंगे, ताउन करेंगे उनके साथ? देखिए, हफीज़ शेख साहब का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं था। 43 साल पहले 1977 में वो यहाँ से मास्टर्स करके पाकिस्तान से बाहर गए थे, और उसके बाद जब भी पाकिस्तान आए हैं तो वजारत संभालने के लिए आए हैं। जैसे ही वजारत ख़त्म होती है तो वापस चले जाते हैं। कोई स्टेक नहीं थे, तमाम असासे बाहर थे, फैमिली बाहर थी, कोई आपकी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो एक ऐसा शख्स जो IMF से आया हो, वर्ल्ड बैंक से आया हो, उन्हीं की थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस शख्स का कोई इंटरेस्ट, कोई स्टेक नहीं था। फिर एक गैर मुंतखब आदमी होता है, उसकी कोई स्टेक होता ही नहीं, उसने वापस जाके अवाम को जवाब ही नहीं देना, तो ऐसे शख्स को तो अपॉइंट ही नहीं करना चाहिए था। उस हवाले से हमाद अजहर की अपॉइंटमेंट जो है उसको हम वेलकम करते हैं कि कम से कम वो एक अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर है कि अवाम के नुमाइंदे और अवाम तक वापस जाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमाद अजहर हैं भी अच्छे आदमी, लेकिन इतने जूनियर हैं और इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो खुश आमदेद तो हम ज़रूर कर रहे हैं कि वो आएँ। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि उससे पाकिस्तान के मईशत के जो चैलेंजेस हैं वो हल हो जाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। मईशत ख़राब से ख़राब तर होती चली जाएगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। So, Abdullah has a story for you which involves cricket. जनाब, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ साबिक कप्तान सरफराज अहमद को वनडे मैच खिलाने का इम्कान है। बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर और मोहम्मद रिजवान बतौर बैट्समैन खेल सकते हैं। टीम मैनेजमेंट मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 और सरफराज को नंबर 5 पर खिलाने पर गौर कर रही है। सरफराज के पहले वनडे में शमूलियत पर मिसबा, बाबर और वकार में मुशावरत हुई है ज़राए के मुताबिक। और दिस वाज द लेटेस्ट, जो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। अच्छा जी, आपको बताएं कि कोरोना वबा ने दुनिया भर में दीगर मामलात जो हैं वो
समेत मजहबी फ़राइज़ को भी शदीद मुतासिर किया। ये तो पिछले साल से ही बड़ी हमें टेंशन थी और फिर पिछला साल एक हमने गुजार लिया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल था जहाँ हुकूमत और उलमा के दरमियान मुआहदे के बाद रमज़ान के दौरान भी कोरोना के बावजूद इबादत गाहें जो हैं वो खुली रहीं। वज़ीर आज़म ने खुद इस मुआहदे का जिक्र कुछ यूँ किया था, सुन लें। तकरीबन सारी मुसलमान दुनिया में उन्होंने मस्जिदों में रमज़ान में इबादत की इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमें ये पता चल गया जब हमने मुशावरत शुरू की कि हम जो मर्ज़ी कर लें, लोगों ने निकलना है। उलमा के साथ हमारी मीटिंग हुई है, ये एग्रीमेंट हुई है उसके ऊपर, तो एक तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है अब। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने पर उलमा की तारीफ भी की थी। बहरहाल उस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर उस वक्त पहली लहर थी और इस वक्त तीसरी लहर है और रमज़ान की आमद भी करीब है। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक क़ादरी कह चुके हैं कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी रमज़ान में मसाजिद खुली रहेंगी, लेकिन SOPs के साथ। इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ान मुबारक SOPs के साथ, वो बाद में सऊदी अरब ने भी, मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी, मिस्र ने भी, तुर्की ने भी, सब ममालिक ने, लेकिन रमज़ान के बाद उस पर अमल दरामद शुरू किया। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी अल्लाह करेगा और मसाजिद इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक की ज़िक्र और कलाम से इंशाअल्लाह ताला आबाद रहेंगे। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब सऊदी अरब में इस साल मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान के दौरान इज्तिमाई इफ्तार और इत्तिकाफ़ पर पाबंदी का ऐलान किया जा चुका है और नमाज तरावी भी 10 रकातों तक महदूद होगी। अगर पाकिस्तान में हुकूमत ने रमज़ान के दौरान मसाजिद खुली रखने का हतमी फ़ैसला कर लिया है तो SOPs के ऐलान के साथ साथ SOPs के मुकम्मल नफाज को भी यकीनन बनाना होगा, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। इनफैक्ट आई वुड से इवन मोर सो, क्योंकि लास्ट ईयर तो शुरू हुई थी बात और लोग वैसे ही ज़रा खौफज़दा थे, SOPs को थोड़ा सा फॉलो कर रहे थे। अब जरा इजी लेना शुरू कर दिया है, हालांकि अब जरा ज़्यादा खतरनाक मरहला है। सूरत हाल कोरोना की बहुत ही पीक तक पहुंच चुकी है, इनफैक्ट पीक क्रॉस कर गई है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी उमूर और मजहबी हम आहंगी और मशरिक़ वुस्ता अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। ताहिर साहब, अल्लामा साहब, कोरोना की ये लहर जिस तरह फैल रही है, ज़ाहिर है डरने वाली बात तो है। हुकूमत को बड़ी पाबंदियों का ऐलान करना पड़ रहा है। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ साथ मसाजिद, इबादत और इज्तिमात का भी बड़ा अहतमाम होता है। अब मसाजिद में SOPs वगैरह क्या होंगे? कुछ इस हवाले से हतमी मुशावरत हो गई है और उलमा से भी क्या बात हो गई है? हुकूमत जो है वो उलमा मजहबी जमातों के साथ राब्ते में है और तमाम मसाजिद व मदारिस के साथ। और पहले भी आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद हुई, लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद खुली रहीं। क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह का दर्स होता रहा, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं। अब भी इंशाअल्लाह कोई मस्जिदें बंद नहीं करेगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सबको अमल करना है। और उस मामले में आपको इल्म है कि ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और तमाम पाकिस्तान के शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने यह बात कही थी कि सबसे ज़्यादा SOPs पर अमल जो है वो मसाजिद में हुआ है। इंशाअल्लाह मसाजिद खुली रहेंगी, नमाजें भी होंगी, तरावी भी होगी और SOPs पर अमल भी होगा। शरीयत इस्लामिया कहती है ख़ुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अच्छा अल्लामा साहब, ये बड़ा अहम है कि कोरोना से बचाव की जिन भी तदाबीर का फ़ैसला हो मसाजिद में उन पर मुकम्मल अमल दरामद भी कराया जाए और ये उलमाए कराम की मदद के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं। तो इसके लिए कुछ हो रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन उनके साथ, कोई टॉक्स हुई हो? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा हमारा उलमा से राब्ता है और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख इस पर मुत्तफ़िक हैं कि जो कोरोना SOPs हैं, जो हिदायत हैं इस हवाले से, उन पर मुकम्मल अमल होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा अमल ही मसाजिद में हुआ है और मदारिस में हुआ है, तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी ऐसा होगा। हमें दुआ के साथ दवा भी करनी है और दवा इस जो वबा है उसकी ये है कि हम कोरोना SOPs पर अमल करें।
जी होपफुली ऐसा ही होगा। अलामा साहब, लास्टली कोरोना से बचाव की तदाबीर के साथ साथ वैक्सीन भी ज़ाहिर है अब आ गई है, ज़रूरी है। अब आवाम में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हिचकिचाहट है लोगों में। अगर मजहबी रहनुमाओं की जानिब से पैगाम मिले कि वैक्सीन ज़रूरी है, लगवानी चाहिए, तो बड़ी मदद मिल सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपके इल्म में होगा कि पिछले हफ्ते दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़तवा दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके ना लगवाने की जो बातें की जा रही हैं वो जहालत पर मबनी है। बिल्कुल जिसको हुकूमत भी अपनी कोशिश कर रही है, हत्ता कि ये फतवा भी दिया गया है कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो कोरोना की जो वैक्सीन है इसको ख़रीद के उन लोगों को जिनको ज़कात के जो मुस्तहिक हैं कोरोना की वैक्सीन लगवाएं, और बिल्कुल इस मामले में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाई जाए, इससे कोई सेहत पे असर पड़ेगा या जेंडर तब्दील हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि उनको उनकी ये सब बातें पागलपन और जहालत पर मबनी है। शरीयत इस्लामिया अपने आप को बचाने और दूसरों को बचाने का हुक्म देती है, और अगर आपने अपने आप को वैक्सीन लगवाई है या आप किसी को लगवा देते हैं, अपने आप को भी और मुखय्यर हज़रात दूसरों के लिए भी, तो शरीयत तो ये कहती है कि वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक जान को बचाया, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जनाब, थैंक यू सो मच। अल्लामा ताहिर अशरफी। आई होप कि दिस वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ लोगों के जहन में जो मिसकंसेप्शन है, लेकिन ये जेंडर तब्दील होने वाली बात मैंने पहली दफ़ा सुनी है। रोज़ एक नई चीज़ हम लोग सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वैक्सीनेशन के साथ एसोसिएट की जा रही हैं कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। अक्ल इस्तेमाल कीजिए, पूरी दुनिया लगा रही है, कोई चीज़ ठीक ही होगी, और स्टडी कर लें अगर आपका किसी और पे एतबार नहीं है। ये किसके जहन में आया होगा कि ये लगाने से आपका जल्दी से जेंडर ही तब्दील हो जाएगा? मतलब जादू हो रहा है क्या? अच्छा जी, एनीवे वी हैव टू चेंज द टॉपिक नाउ, और आपको बताएं कि पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और ये जेंडर वाली बात से भी मुझे टैलेंट याद आ जाता है कि टैलेंट ही होगा ना कि लोग ये सोचें, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ऐसे हीरोज़ को कौमी सतह पर सराहा जाना भी इंतहाई ज़रूरी है, और वो हुआ है। रवा माह 23 मार्च को पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल स्क्वॉश प्लेयर फरहान महबूब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के सदारती अवार्ड से नवाजा गया। फरहान महबूब स्क्वॉश के मैदान में भारत समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर चुके हैं। दीगर कई अवार्ड समेत 6 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट का एजाज़ हासिल करने वाले फरहान महबूब को ये अवार्ड पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन की तजवीज़ पर उनकी शानदार परफॉर्मेंस के एतराफ़ में दिया गया। इस इक़दाम से न सिर्फ जूनियर स्क्वॉश प्लेयर्स बल्कि खेल के दीगर मैदानों में कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होगी। और इसी पर बात करते हैं, स्क्वॉश चैम्पियन फरहान महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फरहान साहब, हम अक्सर दीगर खेलों की बात करते हैं, वैसे जियो पाकिस्तान पे तो हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम खेलों में अचीवर्स को प्रमोट करें, उनको सामने लेकर आएँ, लेकिन आपको जब ये खबर मिली कि आपको इस तरह से अवार्ड दिया जा रहा है, कैसा महसूस हुआ आपको? और आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं कि कितना मुश्किल सफ़र था यहाँ तक पहुँचने में, कितनी मेहनत लगी? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज दावत दी। इसके लिए मेरा सफ़र जो है वो बहुत लंबा था, ऑलमोस्ट 19 इयर्स का सफ़र था, क्योंकि 6 साल की उम्र से मैंने स्क्वॉश अपना जो है वो आगाज़ कर दिया था। मेरे जो मामू थे जानशेर ख़ान और महबूला ख़ान जो थे, जो स्क्वॉश के चैम्पियन थे, मेरे फादर महबूब ख़ान, तो उनको जब देख के मुझे एक तो कहते हैं ना शौक़ चढ़ा। उसके बाद फिर मैंने अपना आगाज़ अपने गाँव नवाकली से कर लिया था। तो बहुत इसमें ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बहुत टफ़ टाइम भी देखना पड़ा, क्योंकि मेरे वालिद महबूब ख़ान जो थे वो मेरे जानशेर मामू के साथ पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग कर रहे थे पूरे 15 साल तक, और हमें यहाँ पे मतलब अकेला जो है वो स्क्वॉश आना जाना गांव से तकरीबन ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर आना जाना, मतलब तकरीबन 6 किलोमीटर हो जाता था। वो हम लोग पैदल जाते थे, कोई कन्विंस नहीं था उस टाइम हमारे साथ, तो पैदल रेगुलर जाना, और वो भी आप देख सकते हैं कि सख्त गर्मियाँ हो या सर्दी
दिया हूँ। तो हम लोगों ने, मैंने अपना मतलब वो कहते हैं ना कि मेहनत नहीं छोड़ी और मैं रेगुलर जाता रहा और अपनी ट्रेनिंग करता रहा। तो 19 साल तक मैंने अपने इस मुल्क को सर्व किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे ऐसे भी कभी कभी टाइम मिलता था कि मतलब मैं इतना फेडअप हो जाता था क्योंकि मेरे पास रैकेट्स नहीं होते थे, शूज़ नहीं होते थे। तो उस ज़माने में हम लोग इतने वेल ऑफ थे नहीं कि मतलब हम लोग शूज़ ख़रीदे या रैकेट्स ख़रीदे। तो मैं इतना फेडअप हो जाता था कि मैं अक्सर, मेरी जो अम्मी है वो मुझे अक्सर कहती थी, मेरी वालदा, कि बस फरहान ऐसे करो कि स्क्वाश छोड़ दो, तो बस अब्बू तुम्हारे कर रहे हैं तो तुम नहीं खेल सकोगी। क्योंकि फिर मुझे रोना भी आता था कि यार अब मैं क्या करूँ, मतलब स्क्वाश नहीं खेलूँगा तो मैं अपने मामू की तरह नाम नहीं कमा पाऊँगा। लेकिन वो गोल्स ये थे कि मैं रैकेट्स को 3-4 जगहों से टूट के बैंडेज लगा के, ग्रिप की जगह जो है वो टॉवल लगा के, और जूते अगर हमारे पड़ जाते थे तो उसको जाके वो किसी भी बाज़ार से जाके मूची से सिला के फिर उसमें ही मैं खेलता था। तो बहुत, इसके लिए बहुत टफ़ टाइम मुझे देखना पड़ा। फरहान, आपकी स्टोरी से तो हम स्पीचलेस हो गए हैं, बिकॉज अक्सर ये होता है और ये बहुत से लोग ऐसे ही, आई एम श्योर दे अग्री विद मी, जब एक चैम्पियन बन जाता है ना, और माशाल्लाह जो आपको अवार्ड और एजाज़ जो आपको मिले हैं, तो एक अजम्पशन होती है कि इनकी बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरी होगी और प्रिविलेज्ड हैं, और इसलिए भी अजम्पशन थी ना कि वालिद साहब भी ट्रैवल कर रहे थे और इतनी माशाल्लाह अकम्प्लिश्ड है, तो हम तो अज्यूम कर रहे थे कि आपकी भी बड़ी माशाल्लाह आसान होगी। लेकिन इतने चैलेंजेस उसके बावजूद आप भी लगे रहे कि जी मैंने करना है तो इस स्क्वॉश में ही एस करना है। ये मोटिवेशन, माना कि आपकी फैमिली में भी है, आपके फादर ही वाज ट्रैवलिंग ऑल द टाइम विद जहांगीर खान, आपके मामू चैम्पियन है, तो ये मोटिवेशन वहाँ से तो आ ही रही थी, लेकिन इतना पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट 20 साल गुजार देना इस तरह कैसे? मैंने जितना सख्त टाइम गुजारा है, मैं अगर उसको अपना बयान करूँ तो अक्सर कभी कभी मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि मैं नवाकली का रिहायशी हूँ। हमारा जो घर था वो कंबाइन घर था, तो घर में एक कमरे में हम लोग 4 भाई और अपने मेरे माँ बाप हम लोग सोते थे। क्योंकि आप देखिए, मतलब अगर वो चीज़ें मुझे याद है तो मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मुझे एक मोटिवेशन देती थी कि नहीं, मैंने अपने लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, मैंने अपने भाइयों के लिए कुछ करना है। तो वही लगन जो थी मेरे अंदर अभी तक मेरे माइंड में बैठी है, और मैंने यही एक प्लान, एक गोल्स थे मेरे कि मैं बड़ा होके अपना अच्छा स्क्वॉश खेल के अपने माँ बाप को एक अच्छा सा घर दे दूँ, अपने भाइयों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे दूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल आपने की और उसके बाद 6 बार एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी आप रहे। आगे क्या गोल है? वर्ल्ड चैम्पियनशिप, या ज़ाहिर है आपके सामने तो लेगेसी इतनी बड़ी है, जहांगीर खान साहब और ये सारे लोग, आगे क्या सोचा है, कहाँ तक जाना है? आगे इंशाल्लाह ताला मेरे गोल्स बहुत हाई है। अभी मैंने वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप ही आ रही है न्यूजीलैंड में इंशाल्लाह ताला, तो मैंने पहले भी पार्टिसिपेट किया और अच्छे पोजीशंस पे ही खेला है। तो आगे मेरे गोल्स इंशाल्लाह बहुत हाई है, और मतलब इस अवार्ड के बाद मेरे और मज़ीद गोल्स हाई हो गए, क्योंकि अक्सर ऐसे अवार्ड लेने के बाद अक्सर लोग कहते हैं कि अब ये स्क्वॉश छोड़ देगा या तवज्जो कम देना शुरू कर देगा स्क्वॉश पे। तो मेरे माइंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे गोल्स और हाई हो गए। मुझे पता है कि अब बहुत ज़्यादा लोग मेरे और वेट पे लग गए कि फरहान अब आगे क्या करेगा। तो इंशाल्लाह ताला आगे मेरे इवेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड ओपन आ रहा है, एशियन चैम्पियनशिप मलेशिया में फिर से आ रही है, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोविड की वजह से थोड़ा सा उसमें स्टे आया हुआ है। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारे सारे टूर्नामेंट्स का आगाज़ हो जाएगा। तो मेरा इंशाल्लाह ताला ये प्रॉमिस है आप लोगों से भी इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों की प्लेटफॉर्म पे मैं आज बैठा हूँ और आप लोगों ने हमेशा हम जैसे प्लेयरों को बड़ा सपोर्ट किया है जियो नेटवर्क की वजह से। तो मेरे इंशाल्लाह ताला यही प्रॉमिस है कि मैं इंशाल्लाह ताला आगे जो है मज़ीद अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगा। डेफिनेटली हमें कोई शक नहीं है कि आप जितने कमिटेड हैं, जितने ड्रिवन हैं, तो लगता नहीं है कि अभी आप रुकने वाले हैं। डेफिनेटली ट्रूली डिजर्विंग ऑफ प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो आपको अवार्ड भी मिला है। फरहान, कोविड की वजह से अब तो 1.5 साल हो गया है कोविड को, किस तरह इम्पैक्ट हुआ आपकी ट्रेनिंग या फिर जो टूर्नामेंट्स वगैरह थे, कितना उसका असर हुआ इस गेम पे?
गेम पे बहुत असर हुआ क्योंकि 1.5 ईयर्स हम लोग जो है ऑलमोस्ट स्क्वॉश के टूर्नामेंट्स इतने पाकिस्तान में बड़े सतह पे नहीं हो रहे। अभी हाल ही में 1-2-3 टूर्नामेंट पाकिस्तान भी हुए थे, लेकिन वो लो प्राइस मनी के हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी नुकसानात उठाने पड़े रैंकिंग, इंटरनेशनल रैंकिंग। क्योंकि स्क्वॉश में हम लोग अक्सर 16 to 18 टूर्नामेंट्स खेलते पर ईयर, उससे हमारी रैंकिंग बहुत हाई पे चली जाती है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन अगर लो टूर्नामेंट हो गए, उससे ये होता है कि आपको पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम मिलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को रैंकिंग में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो बड़े इवेंट्स खेल रहे होते हैं, हम लोग लो टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं। और हाल ही में जब 2017-18 में बड़े टूर्नामेंट्स हुए थे जिसके सारे विनर्स मैं था, तो उससे मुझे एक बहुत बड़ी जंप मिल गई थी रैंकिंग में, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की जंप मिल गई थी। तो 100 पॉइंट्स की वजह से मैं 188 रैंकिंग से, इंटरनेशनल रैंकिंग से मैं आ गया था ओनली 41 रैंकिंग पे, तो मैं टॉप 50 में आ गया था। लेकिन जब कोरोना आया, कोविड की वजह से फिर टूर्नामेंट्स ज़रा कम हो गए, तो मेरी रैंकिंग फिर अब 90 पे क्लिक कर रही है। मतलब तो मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 रैंकिंग जो है वो आप कह सकते हैं कि उसको बहुत बड़ा वो कहते हैं झटका पड़ा। तो अभी इसी परेशानी में हम लोग वो होते हैं कि अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे तो हमें मजीद और नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं रैंकिंग में। फरहान, थिंग्स आर गेटिंग बेटर और हमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह आप बहुत ही, आपकी टॉप की रैंकिंग हो जाएगी, बिकॉज आप इतने कमिटेड हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हम मिलते हैं, माशाल्लाह हर कोई काम करता है, बट यू आर ट्रूली ड्रिवन। ये डिफरेंस हमें और आपकी बड़ा ऑनेस्टी नजर ना आ रहा है। आपकी बातों में नजर आती है, आप अपने कॉज, अपने पैशन के साथ ऑनेस्ट हैं। थैंक यू, यू आर ट्रूली डिजर्व प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यू आर सर्टनली प्राइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल। चलिए ज़रा डॉलर की कदर के बारे में आपको बता दें कि डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। डॉलर 22 माह की रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गया है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया 152 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये यकीनन अच्छी खबर है, हुकूमत इसे बड़ी कामयाबी करार दे रही है। लेकिन डॉलर की कदर में कमी का मौजूदा ट्रेंड बज़ाहिर गैर मामूली है। अब खदशा ये है कि हुकूमत डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के लिए मसनूई तरीके इस्तेमाल कर रही है, जिसका मैं कल तस्करा कर रहा था, जिस पर वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर बहुत तनकीद कर चुकी है इससे पहले। अच्छा जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी तिजारत आलिया हमजा। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम पिछली हुकूमतों पर डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने का इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का मौजूदा ट्रेंड भी बज़ाहिर गैर मामूली है, तो क्या आप लोगों ने भी मसनूई तरीके अपना लिए हैं कि हुआ क्या है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं बहुत सी चीजों की यहाँ पर क्लैरिटी करना चाहूंगी। आज डॉलर 153 रुपीस का हुआ है। इन्होंने क्या किया, कर्ज पे कर्ज लिया, $100 के ऊपर रखा डॉलर को, और आखिरी दौर में जब ये निकलने लगे तो 129 के ऊपर जो मिफ्ता इस्माइल साहब लेकर उसको आए, हमने क्या किया, हमने आज ये किया कि रिमिटेंसेस इंक्रीज किए, एक्सपोर्ट इंक्रीज किया, इंपोर्ट को डिक्रीज करके आज हमारे रिजर्व्स भी स्टेबल हैं, आज हमारा रुपया भी मुस्तहकम है। आज हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इन सारे हालात में पाकिस्तान यहाँ पर एक जिसे कहें कि इंडस्ट्रियल बेस्ड बन रहा है, कि वेंटिलेटर्स भी बना रहे हैं, हार्ट स्टंट, सैनिटाइजर्स, मास्क, पीआरसी टेस्टिंग किट्स। यानी इस सारी चीज को बताने का मकसद ये था कि हमें एक ऐसी इकोनॉमी दी गई जहां पर रिजर्व्स नहीं थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, इंपोर्ट बेस्ड, यानी हम एक मास तक अगर यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की या XYZ किसी की भी में पुरानी गवर्नमेंट होती तो वो क्या करती, वो उसको भी इंपोर्ट करती, और उसके बाद डॉलर्स यानी बाहर वालों को डॉलर जा रहे होते और यहाँ डॉलर को सिर्फ स्टेबल करने के लिए डॉलर झूके जा रहे होते। वजह सिर्फ एक ही है, रिजर्व स्टेबल होने की वजह सिर्फ इतनी है कि रेमिटेंसेस आ रहे हैं। आज वो जो कहते थे ना डॉलरों की बरसात, तो वी कॉल दिस डॉलरों की बरसात। अच्छा, डॉलर्स की बरसात हो रही है आपके मुताबिक, और आप पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए, आई गेस शायद आपको नहीं मालूम कि इस दौरे हुकूमत में अब तक कितना कर्ज लिया जा चुका है। खैर, डॉलर की कीमत बढ़ने से आवाम को शदीद महंगाई का सामना करना पड़ता है। अब यही ट्रेंड रहा है। अब डॉलर जब मुसलसल गिर रहा है तो आप लोग कुछ करेंगे कि इसका असर आवाम को रिलीफ की सूरत में भी मिले? जब हम ये बात करते हैं कि रुपया स्टेबल होगा, रुपए में इस्तेहकाम होगा, मजीद कोई डॉलर झोंका नहीं जाएगा आवाम के पैसे से, अल्टीमेटली दैट रिलीफ विल
बी गिवन टू द मासेस। और यही रिलीफ अब उनको आ रहा है जब आपके मोबाइल के यूनिट्स लग रहे हैं, जब आपके ऑटो के 19 और यूनिट्स लग रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में आ रही है, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, आपके सी पैक 15 में से 9 प्रोजेक्ट्स आपके लग रहे हैं, 70,000 लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ये वो प्रॉमिस था, ये वो विजन था इकोनॉमी का जो हम दे रहे हैं। हफीज शेख साहब की बहस अगर हम एक तरफ रख दें और हम अगर इसी टॉपिक को इस वक्त देखें तो माशाल्लाह ऑन डेली बेसिस वी आर गेटिंग द गुड न्यूज। हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, हमारे बॉन्ड्स लाइक हम 4.4 बिलियन हमने डॉलर का रोशन अकाउंट, पाकिस्तान अकाउंट हमारे परफॉर्म करें, लोगों का हम पर एतमाद आ रहे हैं। भाई आलिया साहिबा थैंक यू, माशाल्लाह कहा जा सकता है। आपने जो इतनी तवील फहरिस्त बताई है, अल्लाह ताला किसी की नज़र ना लगाए। अगर सब कुछ इतना ही परफेक्ट है तो फिर हफीज़ शेख साहब को क्यों भेज दिया महंगाई पे? क्यों आउट किया? नंबर 1। नंबर 2, ये जो असर है इतनी खुशाइंद बातों का आवाम पे कब आएगा? तो हमारा सिर्फ लेना देना ये है इस बात से कि आवाम को इस रिलीफ का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो कब मिलेगा। जी वो कह रही है नौकरियां भी मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बेहतरीन चल रहा है सारा कुछ। आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना के फैलाव की रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है और सिर्फ लाहौर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह जो है वो 20% 20% से ऊपर ही है। और पंजाब भर में मास्क लाजमी पहनने समेत समाजी और तफरीही मकामात और ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। खिलाफ वर्जी पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन एक लॉकअप में 100 लोगों को रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, रिश्वत देकर शादी की तकरीबात भी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि साइड बाय साइड चलती हैं। कुछ हम ऐसी तस्वीरें भी देख रहे थे जहां तो चलें फिर डिस्टेंस नजर आ रहा है। एक सोशल मीडिया पर बड़ी तस्वीर नजर गर्दिश कर रही है जिनको मास्क ना पहनने पर लॉकअप किया गया है और माशाल्लाह सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने पे लॉकअप किया गया है और एक लॉकअप में 50 लोगों को भर दिया है। खैर हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब। अंसारी साहब, अब कोरोना आ गया है तो हुकूमत ने कुछ एक्शन भी ले लिया है, पाबंदियों का ऐलान भी कर दिया है खासतौर पर तकरीबात से मुताल्लिक, लेकिन उन पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। कल लाहौर में एक फिर वेडिंग थी जिस पे मुल्क के नामवर गुलकार परफॉर्म भी कर रहे थे। बाय द वे अब मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा है। तो इंतज़ामिया क्या कर रही है अब तक? देखिए पहली बात तो यह है कि जब इनके सर पे पड़ती है फिर ही करते हैं कुछ, और जब सर पे उस वक्त पड़ती है इनके हालात जो है इनके काबू से बाहर हो जाते हैं। तो इनको पहले से अलर्ट लेना चाहिए था। जिस तरह के हुकूमत का काम है, ये पुलिस का काम है, ज़िली इंतज़ामिया का काम है, ये सब के सब जो हैं ये ख़ुद भी लीनियंट रहे। और जो कोरोना की सब कमेटी है काबीना की, कल उसका इजलास हुआ है, उसमें हम आपको अहम बात बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ख़ुद ये कहा कमिश्नर्स को और DPOs को, RPOs को कि जी आप उस तरह फील्ड में नज़र नहीं आए जिस तरह आना चाहिए था। यानी उसने इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। ये कह लें कि इसके ज़िम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक ख़ुद ही हैं और फिरदौस आशिक अवान जो पंजाब में वज़ीर आला के एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी ख़ुद कहा कि कोरोना के फैलाव में जो तेज़ी से इजाफा हुआ है उसमें हम नाकाम रहे। यानी इनकी इंतज़ामिया और ये नाकाम रही, उसकी वजह देख लें। कल रात को मैंने भी देखा जो शादी हॉल थे अब तक वो बंद हैं, 31 मार्च तक सिर्फ आउटडोर की इजाज़त है, लेकिन शादियां हो रही हैं। 450 हॉल है लाहौर में शादी की, वो संभाले नहीं गए सबसे। और दूसरी अहम बात कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, प्लीज़ अपनी पॉलिसी ख़ुद देखें। ये ख़ुद कह रहे हैं तकरीबात रोक दी गई हैं, शादियां रोक दी गई हैं, यानी लोग इकट्ठे ना हों, लेकिन एक तरफ इन्होंने कहा कि जो मास्क ना पहने उसको पकड़ के थाने में बंद कर दें। वो भाई थाना चाहे तो तकरीबन आधे घंटे में 5000 बंदे बंद कर देगा। जब वो लोग इकट्ठे हवालात में बंद होंगे तो क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? लिहाजा इनको अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए, उनमें जुर्माने करें, उनको मौके पर जुर्माने कर दें, लेकिन अगर इस तरह पकड़ के थाने में बंद किया तो ये कोरोना और फैल जाएगा। सब कुछ हो रहा है, बहुत शुक्रिया। और ज़्यादातर जो शामत है ना वो गरीबों की आती है। हाँ। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब। अभी मैं आपको दिखा रहा था ना इंस्टाग्राम में ब्रेक के दौरान वीडियोस भी देख रहे थे कि मुल्क के इंतहाई नामवर गुलकार शादी पर परफॉर्म कर रहे हैं। 11 घंटे पहले की वीडियो है। अंदाजा करें। वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो।